कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर सुने। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। आर्या, बस कीजिए, अब मूड ठीक करिए अपना। वो शॉपिंग करके गाड़ी में आकर बैठे थे। आर्या मुंह फुलाए हुई थी। आप इतना अच्छा बनकर ही क्यों आते हैं? हमें नहीं पसंद कि कोई आपको इतने प्यार से देखे। और वो तो कैसे देख रही थी, आपने मना भी नहीं किया, उल्टा हमें ही चुप करा कर ले आए। वो मुंह बनाते हुए बोली। इट्स ओके, हो गया ना अब। नहीं हुआ, आप पर बस हमारा हक है। वो उसके बालों को बिगाड़ते हुए उसकी शर्ट के ऊपरे खुले हुए 2 बटन को बंद करने लगी थी। वाइट शर्ट जिसकी स्लीव्स उसने फोल्ड कर रखी थी, ब्लैक पैंट, सेट किए हुए बाल, एक हाथ में स्मार्ट वॉच और दूसरे में कलावा पहने वाकई वो उतना हैंडसम लग रहा था कि किसी की भी नज़रें उस पर ठहरना लाजमी था। और ख़ासकर तब जब वो आर्या के साथ होता तो उसके होठों पर वो स्माइल उसे और भी कातिल बना देती थी। आर्या, मेरा बच्चा, किसी के देखने से तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक हम उसे ना देखें, और हमारी नज़रें तो कभी हमारी आर्या से ही नहीं हटती। हम आपके हैं, बस इतना याद रखिए। बेवजह परेशान मत हुआ कीजिए। वो उसके गाल से हाथ लगाकर उसे समझाते हुए बोला। तो आप वाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड येलो मत पहना कीजिए। ओके, अब आपकी फेवरेट आइसक्रीम और पिज़्ज़ा खाने चलें या कहीं और? आइसक्रीम ही खानी है। वो आज का पूरा दिन अपनी आर्या के साथ जीना चाहता था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोनों ने ही खूब इंजॉय किया था और फिर उसे घर में सबसे मिलाकर अब उसके भाई के घर छोड़ने आया हुआ था। अरण्य ने गाड़ी से उसका सामान निकाला, तब तक एक सर्वेंट भागता हुआ आया और सामान पकड़ लिया। ख्याल रखिएगा अपना, और हाँ, पढ़ाई पूरे मन से कीजिएगा। आपको अपने सारे सपने सच करने हैं। और हाँ, मौसम चेंज हो रहे हैं तो टाइम टू टाइम ही नहाना, वरना कोल्ड हो जाएगा। ओफो उमल जी, आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे हम हमेशा के लिए दूर हो रहे हैं। आप आएंगे ना हमसे मिलने, और थोड़े दिन बाद फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। पता नहीं, शायद कभी मुलाकात भी ना हो, या हो सकता है ज़िंदगी में कभी हम आमने सामने आए भी तो आप आगे बढ़ चुकी हों। बहुत कुछ है हमारे रिश्ते में जिन्हें समझने के लिए शायद आप अभी छोटी हैं। आर्या, इन सिंपल वे सबके अकॉर्डिंग हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है, और काफ़ी हद तक ये ठीक भी है। आप इन सब बातों को छोड़िए, आपके लिए जो ज़रूरी है उस पर ध्यान दीजिए। हो सकता है आपको आपके जैसा ही आपकी उम्र का कोई बहुत बेहतर जीवन साथी मिल जाए, पर हमारे लिए आप पहली और आखिरी थी। कहते हुए उसका गला चौक हो आया। बहुत मुश्किल से उसने खुद को रोक रखा था। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप अंदर चलिए। आप जाइए, हमें बहुत ज़रूरी काम है। अरण्य ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ से हटाते हुए कहा, और फुर्ती से दोबारा उसकी तरफ देखे बिना वहाँ से चला गया, क्योंकि अगर थोड़ी भी देर वो और रुकता तो शायद अपने ही फैसले पर टिक ना पाता वो। लाडो, यहाँ अकेली क्यों खड़ी है? और जीजू साहब वो कहाँ गए? अविरल बाहर आते हुए उसे अकेले देखकर बोला। वो गए, उनको काम था। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हम कभी ना मिलेंगे? वो मारे हैं और मैं उनको ना छोड़ूंगी कभी भी। उनको मारे संग रहना होगा, वो रुआंसी होकर बोली। ये पागल, कुछ नहीं हुआ, वो तो ऐसे ही बोल रहे होंगे, उन्हें बहुत काम होता है ना, और इन्हीं से कहकर मैंने तेरी पसंद का सारा कुछ बनवाया है। कहते हुए अविरल उसे अपने साथ अंदर ले आया। आई एम मिसिंग पापा, वो पूरे घर को नज़र भर देखते हुए सोफे पर बैठते हुए कुछ उदास सी बोली। पापा ना होकर भी हमारे ही साथ हैं लाडो, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर है। अविरल ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। भाई साहब, आपको पता है उमल जी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने आज हमें बहुत सारी शॉपिंग कराई, हमें घूमने भी ले गए, फिर आइसक्रीम भी खिलाई। वो हमारी हर जिद पूरी करते हैं जैसे पापा करते थे। हमने बहुत गलत किया था ना उनसे नाराज़ होकर, हमारी गलती पर भी वो सॉरी बोल देते हैं। अब तो ऐसे लगता है जैसे उनके बिना हमें ठीक से नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि हम सोने से पहले बहुत सारी बातें किया करते थे। कहते हुए जाने क्यों उसका चेहरा कुछ लटक गया। एक अजीब सी अनकही बेचैनी महसूस कर पा रही थी वो इस वक्त अरण्य से दूर होने पर।
आ अरण्य शहर से काफ़ी दूर आ चुका था और अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोककर दोनों हाथों से अपना सिर ढककर तेज आवाज़ में चीखा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें चाह कर भी हम अपने मन से नहीं निकाल सकते। ज़्यादा ना बोलने वाला अरण्य आज उस मासूम के खुद से अलग होने पर अधूरा महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था घर जाने की कोई वजह ही नहीं बची है अब उसके पास, क्योंकि अब वो उसे उस रूम में नहीं मिलेगी, नहीं होगी वो वहाँ पर उसका इंतज़ार करती हुई, अपने दिन भर की बातें इकट्ठा किए हुए, नहीं होगी वो वहाँ पर बात बात में मुंह फुलाकर नाराज़ होने के लिए। और आज क्या उसे दर्द तकलीफ़ नहीं हुई होगी जो वो उसे ऐसे छोड़ आया। पहला प्यार होता ही ऐसा है कि जब होता है तो सारी दुनिया बेगानी लगने लगती है और एक वही शख्स हमारी दुनिया बन जाता है। लेकिन जब वो अलग होता है और हम तन्हा होते हैं तो ऐसा लगता है हम लुट गए। कैसे हो जाऊं तन्हा मैं उससे जो मेरी हर सांस में बसती है। अल्हड़ सी वो बचपनी में जीने वाली लड़की इस दिल पर अब तो राज करती है। 5 साल बाद आर्या आर्या रुक, पहले थोड़ा सा ही सही कुछ खा तो ले बेटा, उसके बाद चली जाना। अविरल ने आर्या को रेडी होकर बाहर जाते देखा तो टोकते हुए बोला। वो अब 21 की हो चुकी थी। ब्लैक जीन्स और रेड कलर का टॉप, खुले हुए बाल, एक हाथ में घड़ी पहनी थी उसने और हाथ में सफ़ेद कोट टांगा हुआ था। बिल्कुल बदल चुकी थी वो इन 5 सालों में। काफ़ी हद तक चुप और अकेली रहने लगी थी। नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें कॉलेज के लिए बहुत देर हो रही है। कोई देर वेर नहीं है, ये सैंडविच खा ले जल्दी से, तब जल्दी जाना। निशा जिसने साड़ी पहनी थी और फुल सुहागन के रूप में तैयार थी, वो किचन से उसके लिए सैंडविच लाते हुए बोली। ओफो, वो अब कुछ झुझलाई और फिर भागते हुए निशा के पास आकर प्लेट से सैंडविच उठाते हुए जल्दी से मुंह में डालकर खाते हुए ही चली गई। इन 5 सालों में काफ़ी कुछ बदल चुका था। अभी 1 हफ्ते पहले ही अविरल ने निशा से शादी कर ली थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और आर्या की तो वैसे भी निशा से बहुत बनती थी। उसने किसी की ज़िंदगी में दखल देना बंद कर दिया था, तो जब अविरल ने उससे शादी के बारे में कहा तो उसने हाँ कह दिया था। उसे क्या ही दिक्कत होती उन दोनों की शादी से। आर्या ने पहली बार में ही नीट क्लियर कर लिया था और अब MBBS 3rd ईयर में थी इस बार। आपको भी तो ऑफिस जाना होगा ना, बैठिए हम ब्रेकफास्ट लगाते हैं आपका, निशा ने अविरल की तरफ मुड़ते हुए कहा। नहीं, आज एक मीटिंग है तो 11 बजे ही आऊँगा और तब तक का कुछ वक्त तुम्हारे साथ स्पेंड करना है। वो मुस्कुरा कर उसको अपने करीब करता हुआ उसकी गर्दन में हाथ फंसा लिया। हाँ, यहाँ सब हैं, आप ठीक से रहिए ना, वो इधर उधर देखते हुए हड़बड़ा कर बोली, क्योंकि सर्वेंट्स घर में ही थे, अपना अपना काम कर रहे थे। किसी से डरता थोड़े हूँ मैं। राघव, तुम बाहर की सफाई कर लो जाकर, उसने कहा तो निशा की आंखें छोटी हो गई। एनी भी बाहर चली गई मार्केट जाने का कहकर। अब दोनों अकेले ही थे। हुकुम सा, तने खड़ा उतावले हो रिया से, वो मुस्कुराती हुई बोली। तो अविरल ने उसे पीछे से हक कर लिया और उस पर अपनी बाहें कस दी। तुम हो ही ऐसी कि मुझसे रुका नहीं जाता, वो उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला और उसके कान के पास चूम लिया। वो सिहर उठी थी और अपने हाथ के पकड़ अविरल के हाथ पर कस दिए। आर्या, उसके कहते ही वो झट से उससे दूर हुआ। निशा उसकी फुर्ती देखकर खिलखिलाकर हंस दी। वहीं अविरल उसकी शरारत देखकर उसे घूरने लग गया था। सॉरी, हमें भी तो कॉलेज जाना है, अब इतने दिन शादी के फंक्शन की वजह से नहीं जा पाए थे और फिर आपकी वजह से, लेकिन अब ज़्यादा छुट्टी भी नहीं कर सकते, वैसे भी लास्ट सेमेस्टर ही है हमारा। निशु, अच्छा नहीं कर रही हो मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ, बस ये लास्ट है। कब से है एग्ज़ाम? 25 से। हाँ तो ठीक है, उसके बाद हम एक बहुत ही अच्छी जगह डिसाइड करके हनीमून पर जाएंगे। बताओ, शादी हो गई हमारी, लेकिन वेडिंग नाइट नहीं, कहते हुए उसने बुरा सा मुंह बनाया। हमने तो नहीं मना किया आपको, आप तो अपनी मर्जी से ही रुके हुए हैं ना, वो दबी मुस्कान के साथ बोले और उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करने लगे। सोचा कि एग्ज़ाम हो ही जाए तुम्हारे, वो चेयर पर बैठते हुए बोला। उसने प्लेट अविरल के सामने कर दी और खुद भी उसके बगल में बैठ गई। दोनों मुस्कुराते हुए आपस में बातें करते हुए ब्रेकफास्ट करने लगे थे।
इनकी लाइफ सेट हो चुकी थी। अविरल ने बहुत ही अच्छे से सारा बिजनेस संभाल लिया था और आर्या का भी बहुत ध्यान रखता। भाई होकर भी उसका पिता बन चुका था वो, और आर्या भी उसकी हर बात मानती थी, उसकी इज्जत किया करती थी। लेकिन जाने क्यों अब उतनी बातें नहीं करती थी। कॉलेज, अबे वो गधे की औलाद, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को हाथ लगाने की? तेरा हाथ तोड़कर ना हाथ में रख दिया तो देख लेना। आर्या ने काफ़ी गुस्से से अपने सामने खड़े लड़के को चेतावनी देते हुए कहा। आर्या, चल यार, ऐसे लोगों के मुंह लगना ही बेकार है। आर्या के पास खड़े एक सांवले रंग वाले लड़के ने कहा, जिसके हाथ में टूटा हुआ चश्मा था। वो लड़का बहुत ही सिंपल सा था। अर्थ, ऐसे कैसे छोड़ दूं? तूने कुछ नहीं बोला, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। इसने तेरा चश्मा तोड़ दिया और तू शांत है? ऐसे लोगों को ना इनकी ही भाषा में जवाब देना होता है, वो गुस्से से बोली। अर्थ ने उसका हाथ पकड़ा और क्लास की तरफ बढ़ गया। मुझे फालतू ही लगता है इन सब से उलझना, और अब तू चिल कर, गुस्सा छोड़ दे मेरी गोलू मोलू। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला तो आर्या भी मुस्कुरा दी। तेरा सब ठीक है ना? कॉलेज आज लेट आई? वो देर से नींद खुली थी। तू अपनी हेल्थ का ख्याल रखा कर और मुझसे स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, बड़ी आई नींद नहीं खुलती। वो मुंह बिचकाते हुए बोला तो आर्या खुलकर हंस दी। अच्छा बाबा, सॉरी, आप चलें वरना क्लास भी मिस हो जाएगी, वो बोली तो अर्थ ने सिर हिलाया और दोनों आगे बढ़ गए। विशाल आज घर के ही कपड़ों में था और रूम में सोफे पर बैठा हुआ था, एक हाथ से सिर को दबाते हुए। आकृति अंदर आई तो उसे एक नज़र देखा और फिर पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। थैंक यू। विशाल ने उसे देखते ही गिलास पकड़ लिया और पानी पी लिया। सिर में दर्द हो रहा है, मसाज कर दूं? वो काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद धीमे से हिचकती हुई बोली। नहीं, रहने दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा, वो नॉर्मली बोली। उनकी शादी को 1-1.5 साल हो चुका था, पर आकृति उससे अभी इतना सहज नहीं हुई थी, जिस वजह से विशाल भी उससे दूर ही रहता ताकि उसे असहज महसूस ना हो। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए सोफे पर सिर टिका लिया, क्योंकि उसका दर्द कुछ बढ़ चुका था। आकृति उसे देखती रही और फिर रूम से बाहर चली गई। बेटा विशाल कहाँ है? अभी तक रेडी नहीं हुआ? ऑफिस नहीं जाना क्या आज उसे? वो जैसे ही बाहर निकली, नमिता जी उसकी सास विशाल की माँ ने उससे पूछा। नहीं, वो उन्हें सिर दर्द हो रहा है तो शायद नहीं जाएंगे। सिर दर्द? उसे माइग्रेन होता है, इतनी आसानी से आराम भी नहीं मिलेगा। तुमने उसे मेडिसिन दी? माइग्रेन? हमें नहीं पता था, हम आते हैं दवा देकर। शादी को 1 साल हो चुके हैं और थारे को अब तक ये ना कि थारे बिंद को के समस्या हो गई है। उनकी बातों में एक ताना था, पर पूरी तरह बात भी तो उनकी गलत नहीं थी। आकृति कुछ बोल ही नहीं पाई, बस सिर झुका लिया। आकृति वापस से कमरे में आई, लेकिन उससे पहले नमिता जी आ गई थी। उन्होंने विशाल को दर्द में देखा तो जल्दी से कबर्ड में दवा ढूंढी और उसे खिला दी। बिस्तर पर चल बेटा और लेट जा, जल्दी आराम मिलेगा, वो फिक्र करते हुए बोली। माँ साहब परेशान मत होइए, ठीक हूँ, वो हल्की आवाज़ में बोला। पता है हमें कितना ठीक है। वो उसे सहारा देकर बिस्तर पर बिठाए। आराम कर, हम तेरे लिए दूध लेकर आते हैं, कहते हुए वो बाहर निकल गए। आकृति जो अब तक एक कोने में खड़ी थी, वो धीमे कदमों से उसकी तरफ आई और अपनी साइड के बेड की ड्रॉर में से एक स्प्रे निकाला। मासा ने कुछ कहा क्या? उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, आप रहने दीजिए ये सब। आकृति जैसे ही उसके पास बैठी, वो उसका चेहरा देखकर समझने की कोशिश करता हुआ बोला। गलती हमारी ही है, उनकी या आपकी नहीं। हम कोई भी फ़र्ज अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। हमने इतने दिनों से आप पर या किसी पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, हमें माफ़ कर दीजिए। हम जानते थे कि हमसे नहीं होगा, इसलिए ही हम पीछे हट रहे थे इस रिश्ते से। लेकिन आपकी जिद, कहते हुए वो खामोश हो गई और विशाल की तरफ देखा, जिसने दर्द से आंखें मूंद रखी थी। वो आहिस्ता से उसके सिरहाने बैठी और वो उसे स्प्रे उसके माथे पर करने लगी, फिर हल्के हाथों से उसके सिर पर मसाज करने लगी। इससे विशाल को बहुत अच्छा महसूस हुआ था कि नमिता जी दूध का गिलास लिए हुए वहां आ गई। उन्हें देखते ही आकृति हड़बड़ाकर उठ गई। कितनी हिम्मत करके तो उसने विशाल को मसाज देना शुरू किया था। विशाल ने आंखें खोली।
ये ले गर्म दूध, इससे आराम मिलेगा, पी लेना। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तूने। वो गिलास टेबल पर रखते हुए बाहर चली गई। विशाल भी बेड से सिर टिकाकर बैठ गया। हम हाथ धुलकर खाने की तैयारी करने जाते हैं, वो जल्दी से बोली और चली गई। विशाल ने गहरी सांस भरी। दवा और आवृत्ति के हाथों के जादू से उसे कुछ आराम मिल गया था। वो वॉशरूम की तरफ ही देख रहा था जिधर आवृत्ति गई थी। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर थी। मुझे दर्द में देखकर ही सही, आपने मेरे लिए इतना किया, यही बहुत है। वो मन ही मन बोला और दूध खत्म किया कि वो वॉशरूम से बाहर आई। थैंक यू। वो रूम से बाहर जाने को कदम बढ़ा ही रही थी कि विशाल की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो रुक गई लेकिन उसकी तरफ पलटी नहीं। आपके स्प्रे से बहुत आराम हुआ और आपके हाथों की मसाज से सबसे ज़्यादा। वो उसे रुका देखकर मुस्कुराते हुए बोला। एनर्जी का स्प्रे था ये। जब कभी हमें सिर दर्द होता था या कमर में दर्द होता था तो वो इससे हमारी मसाज करते थे और बहुत जल्दी आराम मिल जाता था। वो उसकी तरफ पलटते हुए बोली। आंखों से हल्की सी लाली छाई हुई थी उसके। वो बहुत ध्यान रखता था ना आपका। आज पहली बार वो उससे अनय के बारे में बात की थी। विशाल ने ये सुनकर उससे पूछ लिया। वो बस इतना ही बोल पाई और वहाँ से चली गई। नहीं देख पाता ऐसे उदास होते हुए, इसलिए तो आपको खुश रखने की हर कोशिश करता हूँ। जानता हूँ काफ़ी मुश्किल है ये, लेकिन धीरे धीरे ही सही आपको आपके दर्द से बाहर ज़रूर निकालूंगा और जो भी प्यार की कमी है उसे पूरा करूंगा, ये वादा है मेरा आपसे। वो मन ही मन खुद से बोला। इधर कॉलेज की छुट्टी के बाद आर्या अर्थ के साथ ही कॉलेज से बाहर निकली थी। आ बैठ, छोड़ देता हूँ तुझे, अर्थ ने अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। नहीं तू जा, हम ड्राइवर को मैसेज कर दिए हैं, वो आ ही रहा था। तो यहाँ खड़े रहने से अच्छा है तब तक एक बढ़िया सी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी ली जाए। वैसे भी मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, अर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। तू बस मेरे ही आगे पीछे मत लग, तुझे घर जल्दी जाना था आज। हम यहाँ डर नहीं रहे, अकेले खड़ा होने से कुछ ज़्यादा ही फिक्र करने लगा है। आर्या बोली तो वो हंस पड़ा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम आराम से निकल जाना, बाय। बाय। वो सिर हिलाकर बोली तो अर्थ चला गया। वो हाथ बांधे हुए वहीं पड़ी सी बेंच पर बैठ गई। इतने बड़े कॉलेज में उसका बस एक ही दोस्त था और वो था अर्थ। उसके अलावा उसने किसी से बात तक ना की। इतना ज़्यादा उसने खुद को खुद में ही कैद कर लिया था कि अब लोगों से जुड़ना पसंद ही नहीं था। उसने अब अपना फ़ोन ओपन किया और फेसबुक खोला जिस पर अरड़ की कई सारी फ़ोटोज़ थी। द बेस्ट CEO अवार्ड फॉर द ईयर इज गोज टू मिस्टर अरण्य राठौर हेडलाइन थी और उसे देखने के बाद उसने अरण्य की फ़ोटो तक नहीं देखी और फ़ोन बंद कर दिया। आई हेट यू, आई रियली हेट यू मिस्टर अरण्य राठौर। आर्या को बहुत कमज़ोर समझा था ना आपने कि आपके बिना जी नहीं पाएगी। देखिए जिंदा हूँ और बहुत खुश भी हूँ। वो बुदबुदाई। उसकी आंखों में इस वक्त कई सारे भाव थे। मैडम जी चलिए। वो अभी सोच में गुम ही थी कि ड्राइवर आकर बोला। उसने देखा गाड़ी आ चुकी थी तो आकर गाड़ी में बैठ गई और घर के लिए निकल गई। आर्या आ गई बिटिया, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं कॉफ़ी बना देती हूँ तुम्हारे लिए। वो घर आई ही थी कि ये नहीं बोल उठी। निशा आ गई? नहीं अभी तो नहीं आई। ओके जब आए तब बना देना, उसके साथ ही पीऊँगी। आप जानती हैं अकेले मुझे पसंद नहीं। कहकर वो रूम में आ गई। उसने चेंज किया और बिस्तर पर लेट गई। अपनी हथेली को देखते हुए जिसमें एक चूड़ी पहनी हुई थी उसने उस पर हाथ फेरा और आंखें बंद कर ली। इट्स आवर 5th एनिवर्सरी। एक बड़े से घर में वो अंधेरे में बैठा हुआ था। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे लेकिन आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। उसके सामने आर्या की कई सारी फ़ोटोज़ रखी हुई थी लेकिन वो सब तब की थी जब वो उसके साथ हुआ करती थी, जिसमें वो उसके साथ हंस खिलखिला रही थी। उसने उस पर हाथ फेरा कि उसका फ़ोन बज उठा। जी बाबा सा, अरे बेटा कहाँ हैं आप? कितने खुश हैं आज हम। हमेशा की तरह इस बार भी आपने ही अवार्ड जीता, लेकिन घर क्यों नहीं आए सबसे मिलने? आपकी मासा भी आपको बहुत याद कर रही थी। हमारे पास टाइम नहीं है। अरणी ये क्या बात हुई? कितना टाइम हो गया है और आप घर भी नहीं आते?
बचा क्या है उस घर में हमारा जो हम वहाँ आए। जब होते हैं तो बस एक ही रट लगाई जाती है और वो है शादी। सब कुछ जानते हुए भी, कहते हुए उसने कॉल कट कर दी। अंकेश जी की बात सुने बिना ही अपने बाबा से बात करने के बाद वो उस दिन को याद करने लगा जब आर्या अपने भाई के घर जाने के बाद उसे रोज़ कॉल करती थी, लेकिन वो पिक नहीं करता था, उसे खुद से दूर करना चाहता था। और फिर करीब 2 महीनों बाद वो उससे मिलने ऑफिस पहुंच गई थी, क्योंकि घर पर तो अरण्य उससे मिलता ही नहीं था। अरण्य अपने कैबिन में किसी के साथ बैठा हुआ था और डील की बात चल रही थी कि वहाँ टेबल पर रखा लैंडलाइन फ़ोन बस उठा। एक्सक्यूज़ मी कहते हुए अरण्य ने कॉल रिसीव की। हेलो सर, कोई लड़की आई है और आपसे मिलने की बहुत ज़िद कर रही है। आर यू नॉनसेंस, यहाँ हर एक से मिलने के लिए बैठा हूँ मैं, जानते हुए भी कि क्लाइंट हमारे सामने बैठे हैं और आप हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। वो अपने कड़क अंदाज में बोला। आई एम सॉरी सर, बट वो कह रही हैं कि आप उनके हस्बैंड हैं। वो कुछ डरते हुए बोली। नाम क्या बताया उसने? आर्या। उसके इतना बोलते ही अरण्य अपनी जगह पर जैसे जम सा गया। ओके, उन्हें हमारे कैबिन में ले आओ, इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। सो मिस्टर मेहरा, आगे की डिटेल्स आपको हमारे मैनेजर समझा देंगे। आपका जो भी डिसीजन हो आप हमें बता दीजिएगा। या श्योर कहते हुए उन्होंने अरण्य से हाथ मिलाया और चले गए। अरण्य को आर्या का नाम सुनकर कुछ बेचैनी हुई थी। उसने लंबी सांस छोड़ते हुए खुद को नॉर्मल किया। आर्या यहाँ कैसे आ गई और कौन लेकर आएगा उन्हें यहाँ? उसने खुद से ही सवाल किया। कुछ ही पल बीते कि उसके केबिन का डोर खुला और तेजी से आर्या अंदर आई। पिंक कलर के सूट में थी वो और पसीने से तरबतर था उसका शरीर। आर्या, वो धीमे से बोला कि वो बुझली की फुर्ती से आके उसकी कमर में हाथ लपेटकर उसके सीने से लग गई। अरण्य ने कसकर आंखें बंद कर लिया, उसे पकड़ा नहीं। आपको पता है वो आपके गार्ड्स बहुत दुष्ट हैं, हमें आपके पास भी आने नहीं दे रहे थे। हमने उन्हें ये भी बताया कि आप हमारे उमल जी हैं तो वो हंसने लगे थे और हमारी बात पर भरोसा भी नहीं हो रहा था उन्हें। सबके सब पागल ही भरे पड़े हैं आपके ऑफिस में। उमल जी, आप इन सबको काम से निकाल दीजिए। वो उसके सीने से लगी हुई ही सबकी शिकायत करते हुए बोली। उसे देखकर कोई भी अरण्य की वाइफ उसे नहीं मानेगा, इतना तो अरण्य भी जानता था। यही सब वजह तो दे रहा था विरल भी उसे आर्या से दूर होने के लिए। अरण्य ने खुद को मजबूत करते हुए उसकी दोनों बाजुओं को पकड़कर खुद से दूर कर दिया। आर्या, आप यहाँ कैसे आई और आपको एड्रेस कैसे मिला यहाँ का? ये ऑफिस है, यहाँ आपको इस तरह नहीं आना चाहिए था। आप खुश नहीं हैं हमें देखकर? हमें तो लगा था आप बहुत खुश होंगे। हमें पता है कि ये आपका ऑफिस है, लेकिन हम क्या करते, आप हमारी कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे थे और हम ड्राइवर के साथ हवेली भी गए थे कई बार, लेकिन आप मिले ही नहीं तो हम यहाँ आ गए। अब हमें आपके साथ रहना है, अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आपसे दूर होकर रहना। वो मायूसी से बोली। तब भी आपको इतना भी नहीं समझ आया कि हम आपसे दूर रहना चाहते हैं? वो दूसरी तरफ पलटता हुआ बोला, क्योंकि इतने दिनों बाद उसे सामने देखकर वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। दिल तो हो रहा था सीने से कसकर लगा ले वो उसे और चूम ले उसकी ललाट को, उसकी हर बात सुने, हर शिकायत दूर करे वो अपनी आर्या की। उमल जी, आप क्या बोल रहे हैं? हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और हम आपसे नाराज़ भी हैं कि आप पूरे 2 महीने हमसे इतना दूर रहे। एक बार भी बात तक नहीं की। वो अरण्य की चेयर पर बैठते हुए मुंह फुलाकर बोली और गोल गोल घूमने लगी। वाह, आपकी चेयर तो बिल्कुल पापा वाली जैसी है, बल्कि उससे भी अच्छी है। वो खुश होते हुए बोली। अपनी बचकानी हरकतें बंद कीजिए, बच्ची नहीं हैं आप। वो कुछ सख्ती से बोला तो वो सहम सी गई और तुरंत ही उसकी चेयर से उतर गई। आई एम सॉरी, हम बैठ गए, आप इसलिए गुस्सा कर रहे हैं क्या? वो उसे देखते हुए बोली। अरण्य उसकी तरफ एकदम से पलटा। उसके चेहरे पर सख्ती देखकर वो एकदम ही चुप हो गई। यहाँ क्यों आई हैं? जब आपकी कॉल नहीं रिसीव कर रहा, घर पर भी आपसे नहीं मिल रहा, आपसे मिलने नहीं आ रहा, तो इसका मतलब साफ है कि नहीं मिलना हमें आपसे।
हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, लेकिन आप हैं कि बच्चों जैसे जिद पर उतर आई हैं। अरण्य इस बार कुछ गुस्से और तेज आवाज में बोला। आर्या की आंखें भर आई थी ये सब सुनकर। उसने अरण्य का हाथ पकड़ लिया। आप क्यों कर रहे हो ऐसा? ऐसी क्या गलती हो गई है हमसे जो आप ऐसे बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं कि हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, वो रोते हुए बोली। बात किसी गलती की नहीं है, बात हमारी है, हम दोनों की, हमारे रिश्ते की। आपने देखा ना बाहर लोगों को आपकी बात पर भरोसा क्यों नहीं हुआ कि आप हमारी वाइफ हैं। इसकी वजह क्या है जानती हैं आप? हमारी उम्र में कितना अंतर है। हमें बताने में भी अजीब लगता है कि हमने इतनी छोटी लड़की से शादी की है। अरे नहीं होता यार हमसे अपनी वाइफ को एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करना। वो उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला। आपको शर्म आती है हमें अपनी वाइफ बताने में? आपको पहले कहना चाहिए था ना। आज तक चुप क्यों रहे? फिर जब हमारे पापा थे तभी बोल देते। आप रोइए मत और बात समझिए। आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लड़के तो बहुत मिल जाएंगे, हमसे भी बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा आपको। वो उसे रोता हुआ देखकर तड़प कर बोला। आर्या कुछ नहीं बोली, बस भरी आंखों से उसे देखती रही कि कैसे उसके उमल जी इतना बदल चुके हैं। आज जो वो देख रही है वो सब सच है, या जो अब तक उसके साथ होता आ रहा था वो। भूख लगी हो तो कुछ खाने को मंगा देता हूँ, उसके बाद आप घर चली जाइए। अरण्य ने उसे खुद को देखता पाकर कहा। हम कभी नहीं आएंगे आपके पास। आई हेट यू। हमारे उमल जी आप हो ही नहीं सकते। वो बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे उमल जी अपनी आर्या की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। वो रोते हुए ही बोली और फिर 1 मिनट भी वहाँ ना रुक सकी। अरण्य कहता रहा कि वो उसके ड्राइवर के साथ चली जाए, लेकिन उसकी एक ना सुनी अब उसने। अरण्य को कितनी तकलीफ थी ये तो बस वही जानता था। आर्या की एक एक बातें उसकी कलेजे को चीर रही थी, लेकिन वो मजबूर था। आर्या के जाते ही उसके सब्र का बांध टूट पड़ा और उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। उस दिन आर्या तो चली गई थी, लेकिन उसके साथ ही अरण्य ने भी अपना घर छोड़ दिया था। वो अब सबसे दूर अकेला जयपुर में रहने लगा था। वो हर पल खुद को आर्या का दोषी मानता था। उसे रह रहकर आर्या के आंसू याद आ जाते थे, जो उसकी वजह से आर्या की आंखों में आए थे। और आर्या को याद थी तो बस उस दिन की अरण्य की बातें, जिसने उसे खुद से ही दूर कर दिया था। पूरी तरह बदल चुकी थी वो खुद को। आर्या, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? इस टाइम सो रही है? निशा उसके सिरहाने बैठी उसके बालों में हाथ चलाते हुए बोली तो आर्या की आंख खुल गई। अकेले क्या करते? तू भी नहीं थी, सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँ, उसके बाद पढ़ाई भी तो करनी होती है ना। हाँ ज़रूर, लेकिन अपना ख्याल रखते हुए। तू तो पढ़ाई के चक्कर में सबको भूल जाती है। खाने पीने का भी तो ध्यान रखा कर, निशा ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराते हुए उससे लिपट गई। तुम दोनों को सोना नहीं है क्या आज? इतनी रात होने को आई है और तुम्हारी बातें ही नहीं खत्म हुई। अविरल हाल में आता हुआ बोला जहाँ निशा और आर्या बैठी हुई थी। क्या कर सकते हैं भाई साहब, हम तो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन फिर हमारी भाभी साहब हमारे पास आ गई जो अकेले अकेले बोर हो रही थी, तो हम गप्पे ही लड़ाने लगे। आर्या ने कहा। बोर? हाँ, तो आप इतने बोरिंग हो कि बेचारी बोर हो जाती हैं और फिर आकर हमारे पास बैठ गए। पता नहीं कहाँ से इसे आप पसंद आ गए, वरना तो मेरी निशु को हॉट एंड स्टाइलिश बंदे ही पसंद आते हैं। क्यों भाभी साहब? वो निशा की तरफ देखते हुए शरारत से बोली तो निशा ने उसे घूरा। तू जाकर सो जा, 11 बज रहे हैं, सुबह कॉलेज भी जाना होगा। अविरल ने एक हाथ से अपना माथा खुजाते हुए कहा। ओके, गुड नाइट भाई साहब, गुड नाइट जाने जिगर। वो निशा का गाल खींचते हुए बोली और हंसते हुए रूम की तरफ भाग गई। अब बस अविरल और निशा ही बचे थे। अब आपके पास भी है कुछ कहने को? यहाँ से चलना है या फिर यहीं बिस्तर लगाऊं हम दोनों का? अविरल ने अब हाथ बांधते हुए निशा से कहा। हम पहले घर की सारी लाइट्स तो ऑफ कर दें, उसके बाद आते हैं सब चेक करके। आप चलिए, वो हड़बड़ाकर बोली और जल्दी से लाइट्स ऑफ करने लगी। ये आर्या की बच्ची कभी कभी कुछ भी बोल जाती है, वो मन ही मन बोली और जब अपना सारा काम करके पीछे पलटी तो देखा अविरल वहीं पर खड़ा हुआ था। अभी तक आप गए नहीं? वो उसे खड़ा देखकर कुछ हैरानी से बोली। नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम और कोई बहाना बनाकर यहाँ रुको, वो हल्की मुस्कान के साथ बोला।
तो निशा भी अपने होठों को दांतों से दबाते हुए मुस्कुरा पड़ी और अविरल के पीछे रूम में बढ़ गई। तो तुम्हें मेरे साथ बोरियत महसूस होती है? वो रूम में आई ही थी कि डोर बंद करते हुए अविरल ने उससे कहा। नहीं तो। अच्छा, तो तुम्हारी दोस्त क्या कह रही थी? वो बेड का चादर ठीक करती हुई निशा की कमर में अपने बाजुएं लपेटता हुआ उसकी गर्दन में चेहरा छुपा चुका था। वो बुरी तरह सिहर गई उसके ऐसे पकड़ने से। आप जानते हैं ना आर्या को, वो बस मस्ती कर रही थी। वो मुश्किल से खुद को संभालते हुए अविरल के हाथ पर अपनी हथेली रखते हुए बोली। फिर इस समय तुम्हें किसके साथ होना चाहिए था? अविरल ने उसके गर्दन और कंधों के पास होठों से हरकत करते हुए ही सवाल किया। वो चिहुक सी पड़ी थी उसकी इस हरकत से। अविरल ने उसे घुमाकर अपने सामने किया। मुझे कब मिलेगा मेरे हिस्से का प्यार? जब आपको फुर्सत होगी, वो बिस्तर में घुसते हुए बोली। पहले तो अविरल उसे देखता रहा, फिर उसकी बात समझ आते ही वो भी हंसता हुआ उसे बाहों में भरकर लेट गया। निशा ने अविरल के पास लेटते ही उसके होठों को कसकर चूमा और फिर उसके सीने से सिर लगा लिया। गुड नाइट जान, अविरल ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें मूंद ली थी। विशाल ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था और आबृति रूम में ही उसके लिए ब्रेकफास्ट ले आई थी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बाहर ही खा लेता, उसने आबृति को देखते हुए कहा। घर का खाना ज़्यादा हेल्दी होता है, वो बिना उसकी तरफ देखे ही बोली और कबर्ड से उसकी वायलेट की गाड़ी की चाबी निकालते हुए टेबल पर रख दी। वो आज शायद आने में काफ़ी लेट हो जाए। माँ सा को लेने नानी के घर जाना है ना? आप अकेली रह लेंगी? कोई प्रॉब्लम हो तो आपको वहाँ घर छोड़ दूँ? विशाल ने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना, हम रह लेंगे, वैसे भी हमारी आदत हो चुकी है, आबृति ने आराम से कहा। हमेशा हर आदत अच्छी हो ज़रूरी नहीं, कुछ आदतों को बदल भी लेना चाहिए वक्त के हिसाब से। विशाल के कहने पर वो उसकी तरफ ही देखने लगी थी और आगे बढ़ी कि वहाँ रखी बेंच के कोने से निकली हुई कील उसकी कमर में घाव कर गई। उसके मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकली। क्या हुआ? विशाल ने फिक्र करते हुए उसकी तरफ आकर कहा तो नज़र उस पर गई। उसकी कोरी कमर पर खून बह रहा था जहां आबृति ने हाथ रख लिया था। आराम से देखकर नहीं चला जाता, यहाँ इधर बैठो आकर। विशाल ने उसका हाथ थामते हुए बिस्तर पर बिठा दिया और फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। उसने कॉटन लेकर जैसे ही आबृति के कमर की तरफ अपने हाथ बढ़ाए, आबृति ने उसकी कलाई पकड़ ली। हम ठीक हैं, इतना भी नहीं लगा है, आप जाइए, हम कर लेंगे, वो अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, क्योंकि उसे दर्द भी हो रहा था। आबृति, हर बात में जिद अच्छी नहीं होती और इतना हक रखता हूँ कि आपकी हेल्प कर सकूँ। आपने भी तो मेरी तबीयत खराब होने पर मेरा ख्याल रखा था, तो समझ लीजिए उसी का बदला है ये। कहते हुए उसने अपने दूसरे हाथ से आबृति का हाथ हटा दिया और उसके घाव को साफ करने लगी। आबृति ने कसकर उसके कंधे को अचानक ही पकड़ लिया। जब विशाल ने डिटॉल लगाया, उसके सिर उठाकर आबृति को देखा। दर्द भरी सिकन उसके चेहरे पर साफ थी। वो अब आहिस्ता आहिस्ता दवा लगाने लगा और उसके हाथों की छुअन अपनी कमर पर महसूस करते हुए वो अपनी आंखें और भींचती जा रही थी। ठीक है, अब आराम करिए आप, विशाल उससे कुछ दूर होते हुए बोला तो आबृति ने आंखें खोली। वो रूम से बाहर निकल गया तो आबृति ने अपना फ़ोन उठाया जिसके वॉलपेपर पर आज भी अनय की फ़ोटो लगी हुई थी। उसने उस पर हाथ फेरा कि तब तक विशाल रूम में वापस आया। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी लेकिन आबृति का ध्यान उस पर नहीं था। विशाल ने प्लेट बेड के पास की ही टेबल पर रख दी और नज़र आबृति के फ़ोन पर पड़ गई। वो उससे इतना प्यार करने के बावजूद अभी तक उसकी लाइफ से शायद कोई जगह नहीं बना पाया था, वरना आज भी अनय की फ़ोटो तो ना होती वहाँ। उसे बुरा लगा लेकिन वो कुछ बोला नहीं। आबृति, खाना टाइम से खा लीजिएगा, मैंने यहाँ रख दिया है, वो कुछ देर बाद बोला तो आबृति को हैरानी हुई। आप गए नहीं, चले गए थे ना आप तो? कहते हुए उसने अपना फ़ोन बंद करते हुए एक साइड में रख दिया। नहीं, किचन तक ही गया था, जब आया तब से आप बिजी थी, वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अपनी पॉकेट में हाथ डालकर बोला और फिर एक पल भी वहां रुके बिना बाहर निकल गया। विशाल रात में अपनी मासा को लेकर घर आया था लेकिन उन्हें दरवाजे पर ही छोड़कर वापस भी चला गया था। आबृति से ना मिला, ना ही उसे कुछ बताया। माँ साहब किसके साथ आई? आबृति, जो किसी की आहट सुनकर बाहर आई थी, वो नमिता जी को देखकर बोली।
क्योंकि विशाल तो दिख ही नहीं रहा था उनके साथ। विशाल लेकर आया था उसे, शायद कोई काम था तो चला गया। उन्होंने कहा तो उसने सिर हिला दिया। आप हाथ मुंह धुल लीजिए, जब तक हम आपका खाना लगा देते हैं, कहकर वो किचन की तरफ बढ़ गई। नमिता जी के खाने के बाद वो अपने रूम में आई और आते ही फ़ोन चेक किया। कोई कॉल नहीं थी। विशाल को जब भी लेट होता तो वो उसे कॉल करके बता देता था, चाहे वो ना भी पूछे तो भी। आज उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। 11 बज गए, इस टाइम कौन सा काम होगा इनका। नॉर्मली तो कभी भी इतना लेट बाहर नहीं रहते, और आज कॉल भी नहीं किया। वो खुद में ही उलझी हुई बोली। इधर विशाल अरण्य के पास जा रहा था, क्योंकि उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। वो तेज़ रफ्तार से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। लगभग 4 घंटे से वो ड्राइव कर रहा था और अब रात के 2 बज चुके थे। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें कुछ नम सी थी और दिल बेचैन। बजते हुए फ़ोन को देखकर उसने गाड़ी एक साइड में रोकी। फ़ोन आबृति का था। इस वक्त उसकी कॉल देखकर वो मन में चल रही नाराज़गी भी भूल गया और जल्दी से कॉल पिक की। हेलो। कहाँ पर हैं आप? अभी तक घर नहीं आए? शुक्र है आपको हमारी याद तो आई कि मैं भी वहाँ रहता हूँ। वो अपनी आंखें बंद करता हुआ बोला। ऐसा कुछ नहीं है, वो इतनी रात हो गई, मासा पूछ रही हैं, उन्होंने कॉल लगाने को कहा था। अच्छा, तो मासा के लिए ही आपने कॉल किया था, बस इतना ही? ये सुनते ही विशाल ने आंखों को कसकर भींच ली। वो ऐसा क्यों सोच ही रहा था कि आबृति उसकी परवाह करेगी, उसके लिए कॉल करेगी। उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना उससे। मैं रखता हूँ, लेकिन आप हैं कहाँ? कहीं भी रहूँ, इतना छोटा नहीं हूँ, खुद का ध्यान रख सकता हूँ, उसने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा और कॉल कट कर दी। आबृति को कुछ बुरा लगा था उसका ऐसे बोलना और कॉल कट कर देना, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और फ़ोन टेबल पर रख दिया। झूठ कहा था उसने कि नमिता जी ने उससे कॉल कराई थी। उसे तो खुद ही विशाल की फिक्र हो रही थी। पहले का हो या अभी तक, वो उसकी इतनी परवाह किया करता था। वो भले कुछ ना करती, लेकिन विशाल उसका बहुत ख्याल रखता था। और आज जब वो घर पर नहीं आया था तो उसे बस विशाल के लिए परवाह हो रही थी, लेकिन अपनी झिझक की वजह से वो उसके पूछने पर भी साफ साफ ये बात कह ना सकी। ये हो क्या रहा है? एक तो इतनी सुबह सुबह तू यहाँ आ गया और बस कुछ बोने बिना बॉटल खाली किए जा रहा है। कुछ बताएगा भी मेरे भाई की बात क्या है? अरण्य ने विशाल को कुछ घूरते हुए कहा। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे और विशाल अरण्य के साथ बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। वो कुछ नहीं बोला, बस एक गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। साले कुछ बोलेगा भी? वो गिलास एक तरफ रखते हुए बोला। दिमाग मत खराब कर मेरा, अब तेरे पास भी सुकून से नहीं बैठ सकता तो ठीक है, मैं यहाँ से भी चला जाता हूँ। वैसे भी पड़ी ही किसको है मेरी, मैं जीऊँ या मरूँ? वो अपनी जगह से उठते हुए कुछ नशे में बोला। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। एक लगाऊंगा कान के नीचे ना तो तारे नजर आने लगेंगे। कुछ भी बोले जा रहा है। एक चला गया है हमें छोड़कर, अब तुझे भी जाना है तो जा जाकर मर जा। अनय भी तो दूर हो ही गया है ना? अरण्य ने गुस्से से कहा। अनय, पता है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तेरे से भी अच्छा। विशाल ने उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा। लेकिन प्यार मुझे हुआ भी तो किससे? तेरी बहन और उसकी अमानत से। वो अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा था, लेकिन क्या मैं इतना बुरा हूँ कि वो मेरी तरफ कदम ही नहीं बढ़ाना चाहती? मैंने कितनी कोशिश की। वो नशे में हो चुका था और किसी बात का उसे होश नहीं था। बस दर्द शब्दों के जरिए बाहर निकल रहा था। और अरण्य, वो तो आज उसकी सुन रहा था। उसने उनकी शादी के बाद से ध्यान देना ही बंद कर दिया था। वैसे भी वो खुद में उलझ चुका था बीते समय से, तभी तो सबसे दूर हो गया था। क्या कहना चाहता है? तेरे और आबृति के बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ क्या? अरण्य ने काफ़ी हैरानी से उससे पूछा तो विशाल उसके कंधों पर झूल गया। अगर ठीक होता तो इस टाइम तेरे साथ क्यों ही होता? पता है आज भी उसके वॉलपेपर पर अनय की तस्वीर है। मैं कुछ नहीं बोल पाता। मैंने उसे टाइम दिया कि वो अपने मन से सोचे, लेकिन उसका तो कभी कभी ध्यान भी मेरे पर नहीं जाता। आज की ही बात ले तो उसने मुझे खुद से कॉल भी नहीं किया। कहते हुए उसकी आंखों के कोर कुछ भीग गए तो अरण्य ने उसे संभाल कर सोफे पर ही लिटा दिया। कुछ नहीं हुआ, हम बात करेंगे उससे। आबृति इतनी नासमझी नहीं कर सकती। अरण्य विशाल को काफ़ी मजबूत मानता था,
लेकिन आज उसे इस हालत में देखकर उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था और उसने सोच लिया था कि अब कुछ भी हो जाए वो सब कुछ ठीक करके ही रहेगा, चाहे इन सब के लिए उसे बीकानेर अपने घर फिर से क्यों ना जाना पड़े। उसने विशाल को संभाल कर अपने पास सुला लिया। आर्या, क्या हुआ? आज कुछ ज़्यादा ही नहीं खाए जा रही है तू? मेरा मतलब तूने लगभग 10 चॉकलेट्स खा ली है। आर्या और अर्थ कॉलेज की छुट्टी के बाद एक कैफ़े में एक साथ बैठे हुए थे, तब वो बोल पड़ा। तो तेरे पैसे लग रहे हैं जो इतनी प्रॉब्लम हो रही है तुझे? आर्या ने लगभग उसे घूरते हुए कहा तो अर्थ का मुंह बन गया। पता नहीं क्यों उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था आज, जैसे उसका दिल धड़का था कुछ महसूस करके, थोड़ी बेचैनी भी हो रही थी, लेकिन इन सब का कारण उसे समझ नहीं आ रहा था। अच्छा सुन, आज कोई अच्छी सी मूवी देखने चले क्या? आर्या ने अपनी लास्ट चॉकलेट ख़त्म करते हुए उससे पूछा। नहीं, मेरा मन नहीं है। अरे क्या मतलब मन नहीं है? मुंह ना फुला, ज़्यादा चल रहे हैं हम बस। वो उठते हुए उसके कंधे से लटकते हुए बोली तो अर्थ ना चाहते हुए भी मुस्कुरा पड़ा। शाम के समय विशाल घर आया था, कल का निकला, उसे अब जाकर देखा था आबृति ने। कहाँ चले गए थे आप? हमने आपको कॉल भी किया था, तब भी आपने कुछ नहीं बताया। कोई प्रॉब्लम है क्या? वो जैसे ही कमरे में आया आबृति उसके पीछे आते हुए बोली। नहीं, कुछ भी नहीं। वो इनकार करता हुआ कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। अच्छा ठीक है, आप नहा लीजिए, तब तक हम आपके लिए कुछ अच्छा सा बना देते हैं। आपको भूख भी तो लगी होगी ना? वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला। मैंने खाना खा लिया, वो अपनी आंखें बंद करता हुआ बोला और अब एक भी मिनट रुके बिना वहाँ से बाथरूम की तरफ बढ़ गया और आबृति उसे देखती रही। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आया तो देखा कि आबृति वहीं सोफे के सामने रखी टेबल पर उसके लिए खाना लगा रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस आकर बिस्तर पर बैठ गया और अपना लैपटॉप ऑन करने लगा। काम बाद में कर लीजिएगा, पहले खाना खा लीजिए, वो उसकी तरफ देखकर बोली तो विशाल की नज़रें एक पल के लिए उसके चेहरे पर जाकर रुकी। नीले रंग की शिफॉन की साड़ी, चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था, मांग में उसके नाम का सिंदूर, गले में काली मोतियों से पिराया हुआ उसके नाम का मंगलसूत्र था। वो उसकी थी, बस इसी बात की तसल्ली विशाल को हुआ करती थी। लेकिन कल से मन यूं उछट गया था कि वो सब भी उसे बेगाना लग रहा था, पर थी तो उसका प्यार, नज़रें भी वो नहीं हटा पा रहा था। वो पूरे दूसरे दिन बाद वो उसके सामने थी। यहीं खाएंगे? जब वो कुछ नहीं बोला तो कहते हुए आबृति ने बेड पर ही एक पेपर रखते हुए उस पर खाने की प्लेट रख दी और फिर इस बारी वो चाहकर भी मना ना कर सका और खाना खाने लगा, जो देखकर वो बेड पर ही कुछ जगह बनाकर बैठ गई, जो पहली बार था, वरना तो वो उसे उसकी ज़रूरत का सामान देकर उसका काम करके तुरंत ही चली जाती थी। अरण्य भाई सा घर आ गए हैं, हम उनसे मिलने जाएं? बहुत दिन हो गए, उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। आज मासा ने कॉल किया था तो कह रही थी, आबृति ने कुछ देर बाद चुप्पी तोड़ते हुए कहा। वो यहीं आने वाला है, मेरे साथ ही आया है, पर कुछ काम आ गया तो पास में ही गया है। वो आ जाए उसके साथ चली जाना। विशाल की बात पर वो खुश हो गए। सच्ची भाई सा आए हैं? वो खुश थी उसे ऐसे देखकर। विशाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने गर्दन हिला दिया। इधर आर्या और अर्थ आपस में बात करते हुए मूवी देखने के बाद बाहर निकले ही थे कि अर्थ अचानक से आते हुए एक लड़के से टकरा गया। आई एम सॉरी, वो लड़का उससे बोला। वो कुछ जल्दबाजी में था कि उसने सिर उठाकर भी नहीं देखा था, लेकिन उसे देखते ही एक पल के लिए आर्या को और कुछ दिखना ही बंद हो गया था। ये अरण्य था, पूरे 5 सालों बाद उसके सामने, बढ़ी हुई बियर्ड, वैसा ही सख्त सा चेहरा, ग्रे कलर की शर्ट और वाइट जीन्स में वो उसके सामने था। उसे भी जैसे कुछ एहसास हुआ। उसने सिर उठाकर सामने देखा तो आर्या दिखी उसे एक लड़के के साथ, जिसने अर्थ की बाजू में हाथ फंसा रखा था। आर्या की मुस्कान सिकुड़ चुकी थी। इट्स ओके, अर्थ ने कहा और आगे बढ़ने को हुआ, लेकिन आर्या और अरण्य को तो जैसे और कुछ दिख ही नहीं रहा था। दिल की धड़कन भी जैसे बंद हो चुकी थी दोनों की। अब ये क्या हो गया? ये भूत बनकर क्यों खड़ी हो गई? चलना, अर्थ ने आर्या को आगे ना बढ़ते हुए देखकर कहा। उसकी आवाज़ से दोनों होश में आए, जैसे नींद से जागे हों। वाइन कलर की स्लीवलेस क्रॉप टॉप पहनी थी आर्या ने और ब्लैक जीन्स, एक हाथ में ब्रेसलेट और बाल खुले हुए।
वो अब पहले जैसे छोटी नहीं रह गई थी, लंबाई भी बढ़ गई थी और उसके साथ ही उसका हल्का शरीर अब अपना आकार ले चुका था। हर एक उभार सांप नजर आ रहे थे। अरण्य को तो उसकी मासूमियत से प्यार था उसे उस बच्ची से। जब वो हर बात में शिकायत करते हुए मुंह फुला लिया करती थी, उसका वजूद कांप सा गया था उसे देखकर। और नज़रों के सामने वो मंजर घूम गया जब उसने आर्या को खुद से दूर करने के लिए इतना कुछ किया था। या लेट्स गो बेबी, उसने एकदम ही अरण्य से नजरें फेर ली, जैसे उसे जानती भी ना हो, और अर्थ की हथेली में अपनी उंगलियां उलझाए हुए मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। और अरण्य तब तक उसे देखता रहा जब तक वो पूरी तरह से उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। हमारी आर्या कितना बदल गई है, शायद हमें पहचानती भी नहीं, तभी तो कुछ नहीं कहा इन्होंने, वरना अपने उमल जी को देखकर भला वो चुप रह सकती थी। उसके दिल ने भावुक होते हुए कहा कि दिमाग भी अपना तर्क देने लगा। क्यों बोलेगी वो, देखा नहीं उसे कितनी खुश है वो, अब तुझे भूल चुकी है और अपनी नई जिंदगी नए पार्टनर के साथ कितनी परफेक्ट लग रही है। अरण्य ने अपनी आंखें कसकर मूंद ली। इस वक्त वो कुछ सोचना भी नहीं चाहता था। उसकी बंद आंखों के सामने आर्या की मासूमियत भरी हरकतें और उसके साथ बिताए पल चलने लगे थे, और उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया था। वो खुद भी तो यही चाहता था कि आर्या आगे बढ़े, लेकिन ये दिल तो कभी उससे दूर हुआ ही नहीं, आज भी उसके नाम पर ही धड़कता है। उसके आसपास होने से उसकी सुनता ही कहाँ है वो, और आज किसी का उसके साथ होने से ही उसके सीने में तेज दर्द हुआ था, उसकी जान निकलने को हो रही थी। आगे के पार्ट और भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हैं, तो अगर आप आगे के पार्ट जल्दी जल्दी देखना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट करिए, अपने हाथों को चलाइए, और मैं भी अपना काम जल्दी करके आप लोगों के लिए पार्ट जल्दी लाऊंगी। कमेंट आते हैं तो मुझे ये लगता है कि कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है और पार्ट देने का हौसला बढ़ जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को कहानी अच्छी लग रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी प्यारी प्यारी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए और मेरी प्यारी प्यारी कहानियों को एंजॉय करते रहिए।